नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रिट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो आपका 27 फरवरी 2025 को जो पेपर होगा, तो उसमें आपका ये हिंदी का सेट नंबर 7 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें मर्ज है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया है ए, वर्ण शब्द वाक्य द्वारा होता है। बी है कि शब्द वर्ण वाक्य के द्वारा सिखाया जाता है। सी है वाक्य शब्द वर्ण के द्वारा। डी है शब्द वाक्य वर्ण के द्वारा। तो संश्लेषण विधि की सिखाने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो हम पहले समझते हैं कि वाचन शिक्षण विद्या किस प्रकार होती है, ये कितने प्रकार की होती है, कितने इनके विध होते हैं। तो जो वाचन शिक्षण की विद्या कितनी होती है, तो 2 होती हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारा संश्लेषणात्मक विधि और सेकंड हमारा विश्लेषणात्मक विधि, जिसको संश्लेषण क्या कहते हैं, हम तार्किक कहते हैं, और विश्लेषण क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो जो संश्लेषणात्मक विधि है, ये कितने भाग में है, तो ये 2 भाग में होती है। कौन सा? एक अक्षर बोध विधि और सेकेंड ध्वनि साम्य विधि। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक में विश्लेषण में क्या होता है, इसमें भी 2 प्रकार से होती है हमारी मनोवैज्ञानिक विधि भी। कौन से? देखो और कहो विधि, और होता है हमारा कौन सा, कहानी विधि। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले यह है कि संश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का अर्थ क्या होता है। क्योंकि परिभाषा से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि संश्लेषण विधि किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है, इसके कितने प्रकार कितने भेद होते हैं, उसके बाद से इसके बारे में हम समझते हैं। तो संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, एक जोड़ना। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। मतलब क्या होता है, इस विधि में वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब वर्ण से शब्द बनाएंगे और शब्द से वाक्य बनाकर हम किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तो संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है। तो क्या इसने कहा था कि वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य, मतलब इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है। बस एक पॉइंट याद कीजिएगा, संश्लेषण का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़े रखना। मतलब है क्या है, वर्ण क्या है, शब्द से जुड़ा हुआ है, शब्द क्या है, वाक्य से जुड़ा हुआ, मतलब एक दूसरे की लड़ी एक सिक्कड़ की तरह जुड़ा हुआ है, मतलब चैन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जोड़ना क्या है, संश्लेषण विधि है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन था हमारा, तो वर्ण शब्द वाक्य क्या है हमारा, ये संश्लेषण विधि सिखाने की एक प्रक्रिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि ढ का उच्चारण स्थान है। ठीक है। तो ऑप्शन दिया, एक कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है दंत। क्योंकि वर्णमाला से क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, इसलिए आप वर्णमाला को आप जाके हमारे चैनल पे वर्णमाला और वर्ण विचार जो हो दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस है, टॉप 50 क्वेश्चन भी है जो पेपर में आने की पूरी संभावना है क्वेश्चन, और उसकी कुछ डिटेल बात भी हमने बता रखी है। जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ढ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा और किस प्रकार होगा। ठीक है। तो देखते हैं, कंठ में जो होता है हमारा कचटप, क च ट त प, कचटप से याद कर सकते हैं हमारा। तो क क्या हमारा, कंठ से निकलने वाला ये ध्वनि है। च क्या है, तालु के द्वारा निकलता है। ट क्या है, मूर्धा के द्वारा निकलता है। और त क्या है, दंत के द्वारा निकलता है। और प क्या है, ओष्ठ के द्वारा हमारा ये वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है। कंठ में क्या कहता है, क ख ग घ अंग। ये जो हमारा लास्ट का जो 5 होते हैं ये व्यंजन, ये क्या होते हैं हमारे, ये इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, इसको निर्नासिक भी बोलते हैं, और नासिकीय व्यंजन भी बोलते हैं, या सब पंचमाक्षर भी अक्षर भी बोलते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पंचमाक्षर अक्षर कौन से होते हैं, तो जो नाक के में ये नासिक के द्वारा बोले जाते हैं, वो हमारा क्या है, ये पंचमाक्षर अक्षर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो हमारा कंठ से क्या हुआ, क ख ग घ, च से क्या, च छ ज झ, मूर्धा में कि ट ठ ड ढ। तो ढ किस में आया हमारा, ये मूर्धा में आया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। मूर्धा में क्या क्या आता है, तो ट ठ ड ढ ढ अड़, और क्या आ सकता है, तो इसमें हमारा 2 वर्ण और आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इसको ऋषि री भी आता है, इसमें पेट फड़ा सर जिसको हम बोल सकते हैं वो आता है, और र, ये तीनों क्या हमारे, ये मूर्धा के वर्ण उच्चारण है। ठीक है। ओष्ठ में क्या आता है, प फ ब भ म, दंत में त थ द ध न।
क का उच्चारण कीजिए क, तो कहाँ से आ रहा हमारा, कंठ से आ रहा। च तालु से टच किया, च मूर्धा, ट ठ ड ढ अड़, दंत त थ द ध न। तो आप बस वर्णों को उच्चारण करके समझ जाएंगे कि वर्ण हमारे किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार के, शिक्षण में इकाई का सम प्रत्यय किसकी देन है। ऑप्शन दिया ए ब्लूम, बी दिया है जॉन डी, सी है मॉरिसन, डी हार्वर्ट। इसमें क्वेश्चन दिया कि शिक्षण में इकाई का सम प्रत्यय किसकी देन है, तो किसकी देन है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉरिसन की देन है। डॉक्टर क्या इकाई उपगम का सर्वप्रथम का प्रयोग किसने किया था, तो एच.सी. मॉरिसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1920 में किया गया था। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि मॉरिसन आयाम के चरण किस प्रकार होते हैं। मॉरिसन आयाम के चरण किस प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, किसके द्वारा होता है, योजना या जांच के द्वारा होता है। योजना या जांच या पूर्व ज्ञान की खोज, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्व ज्ञान की खोज। सेकंड क्या होगा हमारा, प्रस्तुतिकरण के द्वारा होता है। क्या होता है, आयाम के चरण प्रस्तुतिकरण के द्वारा। थर्ड होता है हमारा परिपाक या आत्मीकरण के द्वारा। फोर्थ होगा हमारा व्यवस्था के द्वारा। और फिफ्थ हो जाएगा हमारा वर्ण या वाचन या गायन के द्वारा। और सिक्स हमारा क्या होता है, हमारा सिक्स होगा हमारा, सॉरी नहीं, 1 2 3 4 5 के द्वारा होता है, सॉरी। तो मॉरिसन आयाम चरण किस प्रकार होते हैं, तो योजना या जांच या पूर्व ज्ञान के द्वारा होता है, प्रस्तुतिकरण के द्वारा होता है, परिपाक या आत्मीकरण के द्वारा होता है, और व्यवस्था के द्वारा होता है, वर्ण या वाचन या ज्ञान के द्वारा हमारा क्या होता है। तो मॉरिसन चरण के, ये मॉरिसन आयाम के चरण इस प्रकार जो होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि हर्बट उपगम के पद किस प्रकार होते हैं। हर्बट उपगम के पद किस प्रकार होते हैं। ऑप्शन दिया ए है 3, बी है 5, सी है 8, डी है 9। तो कितने पद हैं इनके, तो 5 पद हैं। कितने पद हैं, 5 है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 5। कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा आपका, प्रस्तावना। सेकंड हो जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। थर्ड हो जाएगा हमारा संबद्धता। फोर्थ हो जाएगा हमारा व्यवस्था। फिफ्थ हो जाएगा हमारा प्रयोग। तो हर्बट उपगम के पद कितने हैं, तो 5 है। कौन कौन से, तो प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, संबद्धता और व्यवस्था प्रयोग। जो हर्बट ने, जो इन्होंने हर उपगम के पद दिए हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बट को हम पंचपदी भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पंचपदी किसे कहते हैं, तो हर्बट को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहता है, 5 पदों का 5 उपगमों का पद का प्रयोग किया था, मतलब इन्होंने खोज की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार किस प्रकार होता है। ऑप्शन दिया ए है संदेहवाचक, बी संकेतार्थक, सी है विस्मयादिबोधक, डी है प्रश्नवाचक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, विस्मयादिक बोधक है। विस्मयादिक बोधक किसे कहते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं। जिस वाक्य में हर्ष, शौक, घृणा और विस्मय आदि का भाव प्रकट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्मयादिक बोधक कहते हैं। वाक्य कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे अरे वाह
कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य, अरे यह वाक्य हो गया। ठीक है, जैसे हम कोई चीज फंसे होते किसी वाक्य में, हम किसी सेंटेंस का किसी प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाते या किसी सेंटेंस का हम उसका अर्थ नहीं समझते, तो कहते हैं अरे वाह वाक्य हो गया, अरे वाह यह वाक्य हो गया। मतलब क्या, जिस चीज में हर्ष या शौक या आश्चर्य का भावना हो या घृणा हो या विस्मय आदि भाव का प्रकट हो, वो क्या कहते हैं, उसे विस्मयादिक बोधक हम कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी चीज समझिएगा, जहाँ वाह अरे या हर्ष या शौक या घृणा की बात जहाँ भाव प्रकट होती हो, बस वहां पे क्या होगा, हमारा विस्मयादिक बोधक हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादिक बोधक का सिंबल क्या होता है हमारा, अरे आप डंटी करके बिंदु, अरे हरे वाह आह, जहां ये शब्द प्रयोग होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये विस्मयादिक बोधक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा से कम 1 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन दिया, ए वचन संबंधी, बी है कारक संबंधी, सी है पदक्रम संबंधी, डी है लिंग संबंधी। मतलब फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में कौन सा अशुद्धि होगी, वचन अशुद्धि है या कारक अशुद्धि है, पदक्रम अशुद्धि या लिंग संबंधी शुद्धि है। किस प्रकार से अशुद्धि है, इसकी अशुद्धि किस प्रकार है, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसमें क्या है, फल को खूब पका होना चाहिए, तो इसमें को क्या है, इसमें अनावश्यक कारक का प्रयोग किया गया, इसमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको क्या, फल खूब पका होना चाहिए, मतलब सिंपल से हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रयोग किया है, फल को खूब पका होना चाहिए था। को इसमें क्या है हमारा, ये तो कारक हो गया हमारा, लेकिन इसमें क्या है, ये अनावश्यक प्रयोग किया गया है कारक का। ठीक है, इसमें संबंधी मतलब अशुद्धि, इसको अशुद्ध कर दिया है। शुद्ध वाक्य क्या होता, फल खूब पका हुआ, ये बिना कारक का सब सेंटेंस बहुत ही अच्छा वाक्य शुद्ध था, लेकिन अब कारक इसमें आके क्या कर दिया, इस वाक्य को अशुद्ध कर दिया है। तो इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन बी, इसका कारक संबंधी यह वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन दिया, ए राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, बी उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, सी वह अपनी माँ की आंख का चांद है, डी तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा, तो राम तो अपनी माँ अपनी अक्ल का दुश्मन है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। मतलब राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, मतलब मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मूर्ख होना। इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। ऑप्शन की दिया, ए मिश्र वाक्य कहलाता है, बी संयुक्त वाक्य कहलाता है, सी आश्रित वाक्य उपवाक्य कहलाता है, डी प्रधान वाक्य कहलाता है। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा, ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है हमारा, तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। कैसे, जैसे मैं इसको क्या बोल सकते, कैसे पहचानेंगे संयुक्त वाक्य है, जैसे किसी भी शब्द में और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, ये शब्द का प्रयोग होगा तो हमारा क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य का होगा। क्योंकि संयुक्त मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, एक या दो से अधिक साधारण वाक्य को संयोजक शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जो जोड़ दिया जाए, जैसे एक से अधिक साधारण वाक्यों को संयुक्त शब्द को जो जोड़ दिया जाए वह क्या हमारा संयुक्त वाक्य है। जैसे क्या है, जिस भी शब्द में और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, ये शब्द का कहीं भी प्रयोग होगा तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे कि दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, इसमें क्या हो गया, हमने और का प्रयोग किया, तो क्या उन सा वाक्य हो गया हमारा, तो संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा इसके बाद से। क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना लोकांकित का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया ए अयोग्य प्रशासन, बी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, सी है बुद्धिहीन किंतु संपन्न है, डी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है कि बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। ऑप्शन दिया ए प्रश्न उत्तर विधि, बी है उद्बोधन विधि, सी है व्यास विधि, सी है खंडावन विधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी उद्बोधन विधि हम कहते हैं। इस गद्य शिक्षण शब्दार्थ अर्थ को स्पष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उद्बोधन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन है श्रुत लेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। ऑप्शन दिया एक कर्म, बी है कबूतर, सी है धर्म, डी है प्रकाश। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी कबूतर क्या है हमारा इसमें, तो रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। ऑप्शन दिया ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी अरविंद घोष, डी विनोबा भावे। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए महात्मा गांधी। इस मत का समर्थन किया है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी ही चित्र ही है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी का यह मत का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। ऑप्शन दिया ए है सुनना, बी पढ़ना, सी उच्चारित, डी है लिखना। तो अभिव्यक्त करना मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने का कौन सा तरीका है, बोलकर और लिखकर। हम अपने विचारों को कैसे प्रकट कर सकते हैं किसी के सामने, बोलकर कर सकते हैं या तो लिख कर कर सकते हैं। और अर्थ को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो सुनकर और पढ़कर। तो सुनकर और पढ़कर हमारा क्या हो गया, ये हो जाता है हमारा ग्रहात्मक कौशल हो सकता है हमारा ये, ठीक है। और जो हम लिखना और बोलना जो होता है वो क्या होता है हमारा अभिव्यक्त करना होता है। मतलब अपने विचार को अभिव्यक्त करने का तरीका किस प्रकार होता है, तो बोलकर और लिखकर हम कर सकते हैं अपने विचार को, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी इसका राइट होगा आंसर। क्योंकि अभिव्यक्त रूप कौन सा है हमारा, तो लिखना और बोलना। उचित बिल्कुल नहीं है। सुनना और पढ़ना क्या है, ग्रहणात्मक कौशल, इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। सुनकर भी ग्रहण करते हैं और पढ़कर भी अर्थ को ग्रहण करते हैं। लेकिन बोलकर और लिखकर अपने विचार को हम किसी के सामने प्रकट करते हैं। अपने विचार को टीचर के सामने, बच्चों के सामने, सोसाइटी में, अपने बॉस के सामने अपने विचार को हम प्रकट करते हैं किससे, बोलकर और लिखकर। लेकिन हम किसी चीज को ग्रहण करना होता है तो हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं, किसी को सुनकर या किताब या बुक को हम पढ़कर अपने अर्थ को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ऑप्शन दिया ए पुस्तक का आकार प्रकार, बी है मुख्य पृष्ठ, सी है जिल्द, डी है प्रकट कथन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी प्रक कथन इसका राइट हो जाएगा आंसर। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है आपका प्राक कथन है। तो पाठ्य पुस्तक के विभिन्न पक्ष किस प्रकार होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये दो प्रकार से होते हैं। किस प्रकार होते हैं, तो एक होता है हमारा अध्ययनात्मक पक्ष और दूसरा होता है हमारा कौन सा, रूपात्मक पक्ष। क्योंकि इस बार पेपर में पूछा अध्ययनात्मक पक्ष से पूछा है तो हो सकता है कि पूछ दे इस बार कि रूपात्मक पक्ष से कौन कौन से होते हैं। तो अध्ययनात्मक पक्ष से किस प्रकार होता है, तो होता है आपका तीन प्रकार से। किस तरह से होता है, चयन के द्वारा होता है, सेकेंड होता है हमारा किस प्रकार स्तरीकरण के द्वारा होता है, और थर्ड होता है हमारा कौन सा, प्रस्तुतिकरण के द्वारा होता है, ठीक है। और रूपात्मक के द्वारा कौन कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है जिल्द के द्वारा, सेकेंड हो गया हमारा मुख्य पृष्ठ के द्वारा,
थर्ड हो गया हमारा कागज, फोर्थ हो गया हमारा टाइप, और हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके बाद होता है हमारा आपका मुद्रण के द्वारा होता है रूपात्मक पक्ष, ठीक है। और अधनात्मक में क्या होता है, चयन होता है, चयन के द्वारा होता है। चयन में क्या क्या होता है, तो चयन में होता है हमारा विषय सामग्री होता है, विषय सामग्री की मात्रा होती है, और इसमें होती है विषय की प्रकृति। स्तरीकरण में क्या क्या होता है, तो इसमें हमारा वैचारिक होता है, वैचारिक सामग्री होता है, और भाषिक सामग्री होता है। प्रस्तुतिकरण में क्या क्या होता है, तो संपूर्ण पुस्तक की पाठ्य सामग्री होती है, और क्या होता है प्रत्येक पाठ में आपका प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आपका पूछा अधनात्मक, तो हमारा जगह पुस्तक का आकार प्रकार क्या है हमारा, ये किस प्रकार होता है, मुख पृष्ठ क्या हमारा, ये होता है हमारा रूपात्मक का होता है, जिल्द क्या रूपात्मक होता है, प्रकथन क्या हमारा है, ये हमारा अधनात्मक पक्ष के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि वैचारिक सामग्री है किस प्रकार। ऑप्शन दिया ए संरचना, बी शब्दावली, सी है मूल विषय वस्तु, डी है व्याकरणिक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी मूल आपका ये राइट हो जाएगा आंसर आपको सी मूल विषय वस्तु क्या हमारा वैचारिक सामग्री है। तो वैचारिक सामग्री और कौन कौन से है उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट हमारा हो गया मूल विषय वस्तु, ठीक। सेकेंड में क्या क्या आता है, विषय संबंधी आता है, विषय संबंधी प्रत्यय, जीवन के अनुभव, और अन्य भाव, और तीसरा क्या क्या आता है हमारा इसके प्रकार, ये होता है अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक संदर्भों से संबंधित पाठ्य सामग्री जो होता है वो क्या होता है हमारा वैचारिक सामग्री होता है। क्या क्या होता है, तो शैक्षिक संदर्भों से संबंधित पाठ्य सामग्री। वैचारिक सामग्री कौन कौन सा है, तो मूल विषय वस्तु हो गया, विचार संबंधी प्रत्यय हो गया, जीवन से के अनुभव हो गए, अन्य भाव हो गए, और क्या क्या होता है शैक्षिक संदर्भों से संबंधित पाठ्य सामग्री हो गई। तो इसमें कौन सा था हमारा, तो मूल विषय वस्तु क्या था हमारा, ये वैचारिक सामग्री है जो इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य साधन किस प्रकार होता है। ऑप्शन दिया ए चलचित्र, बी है चित्र विस्तारक, सी है चित्र, डी है रेखा चित्र। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए चलचित्र क्या श्रव्य दृश्य साधन है पूछा है। तो इसमें चलचित्र क्या है हमारा, इसमें तो श्रव्य दृश्य साधन है। कौन कौन सा हो सकता है श्रव्य दृश्य साधन आपका, देखते हैं। दूरदर्शन हो गया हमारा, सेकेंड हो जाएगा हमारा मोबाइल, मोबाइल को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। थर्ड हो गया हमारा लैपटॉप ही हो गया। फोर्थ होता हमारा कौन सा, कंप्यूटर हो गया। फिफ्थ हो गया हमारा नाटक, जैसे नाटक स्कूल में हम लोग करते भी हैं, सुनते भी और देखते भी हैं। और चलचित्र भी क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या होता है हमारा, ये एक प्रकार का आपका श्रव्य और दृश्य साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन एक नाटक का संबंध किस ज्ञान इंद्रियों से होता है। ऑप्शन दिया ए मुंह से, बी है कान से, सी कान और आंख से, डी है आंख से। तो नाटक का संबंध किससे होता है, कान और आंख से होता है, मतलब हम सुन और देख सकते हैं, जिसको श्रव्य दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री कौन सा होता है, तो नाटक भी हमारा क्या है एक प्रकार का, तो श्रव्य दृश्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सत्र की समाप्ति का प्रयुक्त मूल्यांकन है। ऑप्शन दिया ए नियोजनात्मक मूल्यांकन, बी है निर्णयात्मक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी है संकल्पात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी संकल्पात्मक मूल्यांकन क्या हमारा, तो सत्र समाप्ति का एक प्रयुक्त मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन दिया ए शिक्षक निर्मित सामग्री, बी है पाठ्य वस्तु के प्रकरण, सी है शिक्षण के लक्ष्य, डी है प्रश्नों के प्रकार।
तो ब्लू जो प्रिंट ढांचा तैयार किस प्रकार नहीं है पूछा है, तो हमारा शिक्षक निर्मित सामग्री क्या है हमारा, तो ब्लू प्रिंट ढांचा तैयार करने के उपयोगी नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण है, ऑप्शन दिया ए सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, सी बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, डी शिक्षक के विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद से आता है हमारा गद्यांश, जो आपके पेपर का 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपके हाथ में है। इसको सही से पढ़िएगा और सही से इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। देखते हैं गद्यांश में क्या दिया। गद्यांश हमारा है कि पैराग्राफ में है कि आज हमारे सामने अहम सवाल यह है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र। उत्तर में यह निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा, लेकिन साथ ही आसपास ये भी देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या है। क्या मिट्टी, पानी, नीति, नदी, पहाड़, राजा, प्रजा से भी राष्ट्र की मूर्ति बनती है? नहीं। राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन के शाश्वत मूल्यों और अपने धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदी के साथ उसके सफर में और कुछ भी मुलायम सरीखा साथ रहा, उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनने की होशियारी सिखाता रहा, लम्हा लम्हा के बीच समय के अरसों को बटोरता रहा। ये हमारा हो गया पैराग्राफ। इसके पास हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, क्योंकि पैराग्राफ के अनुसार ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे क्वेश्चन सही हो चाहे क्वेश्चन आंसर गलत हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते किस प्रकार दिया है। क्वेश्चन है कि वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। आपका जो रीट का पेपर का हिंदी में टॉपिक, बस आपको कौन सा टॉपिक है उसको पढ़ना है। एक तो हमारा हो गया वर्णमाला, कुछ टॉपिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड हो गया हमारा संधि, थर्ड हो गया हमारा समास, फोर्थ हो गया तद्भव और तत्सम, और फिफ्थ हो गया हमारा लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हमेशा आता है। वचन भी हो गया हमारा इसमें आपका, और थर्ड हो गया हमारा विशेषण से सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी बिल्कुल आप रट लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपके सारी वीडियो टॉपिक पढ़ चुकी है, बस जाके इस चैनल पे आपको वीडियो को देखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना है कि दूसरे बच्चों तक हमारी वीडियो को आप जरूर शेयर करें। ठीक है, और हिंदी में सिर्फ आप इतने टॉपिक को भी पढ़ लेंगे तो पेपर क्लियर करने से कोई आपको नहीं रोक सकता। बस ये टॉपिक कवर कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आए सेकेंड में आप आंसर को करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि क्वेश्चन है कि वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिया ए निर्माण, बी है निर्विरोध, सी है निरीक्षण, डी है निरंकुश। तो 2 उपसर्ग किसमें प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको। देखते हैं कौन सा, बी इसका निर्विरोध क्या हमारा, इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया। किस प्रकार, अब हम देखते हैं इसके बारे में। इसका हम संधि करते हैं, निर्विरोध का हम संधि करेंगे तो किस प्रकार होता है देखते हैं। तो निर्विरोध हमने संधि कर लिया, तो निर क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, वी भी क्या है, उपसर्ग हो गया, रोध क्या हमारा, इसमें मूल शब्द हो गया। तो उपसर्ग किस में मिल गया हमारा, निर्विरोध में मिल गया। अब हम देखते हैं कि आपको निर्माण में कौन सा उपसर्ग है। निर्माण, इसका भी देखते हैं संधि करके। तो निर प्लस मान, तो इसमें सिर्फ आपका एक उपसर्ग निकला, क्योंकि पूछा आपको 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, ये सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। अब हमारा थर्ड में क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्या, निरीक्षण। अब हम निरीक्षण का भी संधि करके देखते हैं कि इसमें कितने उपसर्ग दिया गया है। तो निरीक्षण करते क्या होगा आपका, तो निर प्लस इक्षक, तो इसमें भी आपका एक सिंगल उपसर्ग आ गया। ठीक, इक्षक क्या हो गया, इसमें मूल शब्द हो गया हमारा इसमें। अब हमारा फोर्थ आता है, लास्ट क्या आता है, निरंकुश। इसको भी संधि करके देखते हैं, तो इसका होगा निर प्लस अंकुश। इसमें भी आपका एक उपसर्ग पूछा है, तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा, ऑप्शन बी इसका
राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें 2 उपसर्ग दिया, नीर प्लस वी प्लस रोध। ठीक, बाकी सब में एक एक उपसर्ग दिया है जो सब हमारे गलत हैं, क्योंकि इसने पूछा है कि 2 उपसर्गों का प्रयोग किसमें किया गया है, तो निर्वी रोध में किया गया है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। बस आप इतने टॉपिक को इसको नोटबुक में नोट करिए, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है आपको। इतने टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी से 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 20 नंबर आपका व्याकरण से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। ऑप्शन दिया, ए दानव दानवत्ता, बी है चतुर चतुराई, सी है सर्व सर्वस्व, डी है गाना गान। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण किसमें दिया गया है, तो दानव और दानवता में दिया गया है। आपका दानव इसमें क्या हो जाएगा, आपका ती हो जाएगा हमारा जातिवाचक, और दानवता क्या हो गया हमारा, इसका भाववाचक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन दिया, ए मूल से मिलाकर बनाया हुआ, बी है मूल जो किसी की नकल ना हो, सी मूल में विश्वास करना, डी है मूल की स्थापना करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी, मूल जो किसी की नकल ना हो। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये अभी तक आपका क्वेश्चन चल रहा है कौन सा, ये गद्यांश के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से आकाश का सही प्राय कौन सा है। ऑप्शन दिया, ए सर, बी है वासव, सी योम, डी है उत्पल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, आपका व्योम क्या हमारा आकाश का सही पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, थोड़ा सा ये भी समझते हैं। एक तो हो गया हमारा व्योम, सेकंड हो जाएगा नभ, गगन, अंबर, अनंत जिसका अंत न हो, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, फलक, दीव, पुष्कर, अभ्र, नाक, तारापथ, खगोल। ये सब किसके हमारे हैं पर्यायवाची शब्द, तो हमारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि व्योम क्या हो गया हमारा इसमें आकाश का। तो व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, फलक, दीव, पुष्कर, अभ्र, तारापथ, खगोल, ये सब किसके हो गए हमारे पर्यायवाची, तो आकाश के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आसपास शब्द में कौन सा समास है, ये समाप्त लिखा है, प्रिंट में। तो आसपास में कौन समास है। ऑप्शन दे, ए द्वंद्व समास है, बी द्विगु समास, डी है कर्मधारय समास, डी है तत्पुरुष समास। तो हमने कहा था कि जिस शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, एक दूसरे का विलोम शब्द हो, वो क्या होता है हमारा, तो द्वंद्व समास होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा फिर से गद्यांश, जो आपके 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम गद्यांश का पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या है, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है, प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुद से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह से शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जो में जो सो कीजिए, पर जी में आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, यह अनर्थक है, यह अभिमान का उत्पादक है, यह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है।
सलहो आने मिथ्या है, मतलब ठीक है। अभी हमारा हो गया पैराग्राफ, इसके अनुसार क्वेश्चन को हम आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन दिया कि एक अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय किससे दिया गया है। ऑप्शन दिया ए विपरीत अर्थ करने वाला, बी है अमुद्रित अर्थ करने वाला, सी है विशिष्ट अर्थ करने वाला, डी अनिष्ट करने वाला। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी अनिष्ट करने वाला, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन दिया ए शिक्षा, बी है अच्छी, सी है बहस, डी है अभिमान। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी अभिमान, इसका राइट होगा आंसर। शिक्षा, अच्छी और बहस ये सब हमारे शब्द कैसे हो गए, ये सब हो जाएंगे हमारे स्त्रीलिंग शब्द। जबकि अभिमान क्या है, ये नित्य पुल्लिंग है, इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं हो सकता, ये नित्य पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है। ऑप्शन दिया ए गौ गौवे, सी बी है स्कूल स्कूले, सी है गृह गृह, डी अनेक अनेकों। तो सही विकल्प सही युग्म कौन सा है इसमें, तो आपका इसमें सही हो जाएगा तो स्कूल और स्कूले, इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन दिया ए सामान्य भविष्यत काल, बी सामान्य भूत, सी संभाव्य भविष्यत काल, डी आसन भूत। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा आपका, तो पढ़ा रहा होगा मतलब ये क्या है हमारा, ये संदिग्ध वर्तमान काल है जिसका उल्लेख किसी भी विकल्प में नहीं किया गया। ओहो, तो ये आपका कौन सा काल हो जाएगा, ये आपका कौन सा होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है, इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे क्योंकि इसमें आपका सामान्य भविष्य दिया है, भूत दिया है, भविष्य भूत नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये इसका बी में लिख देंगे हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, ये वर्तमान काल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया ए परंपरा, बी है राय, सी पद्धति, डी है विद्वान। तो क्या होगा इसका हमारा प्रणाली शब्द का, तो इसका हो जाएगा आपका परंपरा भी होता है और पद्धति भी होता है। ठीक है, तो प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो परंपरा भी होता है और क्या हो सकता है, पद्धति भी होती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, ए और सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। और जो मैंने टॉपिक आपको बता रखी है कि वो टॉपिक उसको पढ़िए, तो जरूर से उस टॉपिक पर फोकस कीजिए, उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। उस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपकी हिंदी का कम से कम आपके 10 नंबर तो पैराग्राफ से, 20 नंबर क्वेश्चन आपका है आपका व्याकरण और पेडागोजी से है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन सिर्फ आपका इसमें व्याकरण से आ रहा है, तो जरूर फोकस करें क्योंकि आपको बिल्कुल वो हाथ में नंबर है 15 नंबर का। ठीक है, थैंक यू।